नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरी पाठशाला में। मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ लेखक यशपाल के निबंध लखनवी अंदाज को लेकर। जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। कि नवाब साहब ने बहुत सतृष्ण तृष्णा के साथ, बड़ी इच्छा के साथ, जो आंखों से उनके भाव दिख रहे थे कि जैसे बेहद मन कर रहा हो कुछ खाने का, वैसे भाव उनके आंखों में थे। नमक मिर्च के संयोग से, क्योंकि अब वो नमक मिर्च भी उस पर बुरक चुके थे, चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, एक लंबी सांस। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गई, मानो उनके मुंह में स्वाद आ गया है, और इतना स्वाद है कि आंखें भी बंद हो गई हैं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतार लिया, कि मुंह में पानी आ गया था, उसे अपने गले से नीचे उतार लिया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया और फांक को बिना खाए खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास लाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते चले गए। इनकी सूंघ कर वासना से रसास्वादन करना, सिर्फ कल्पना से ही सोचकर कि हाँ मैंने ग्रहण कर लिया है, उसका स्वाद ले लिया है, और बिना खाए ही सारी फांकें उन्होंने खिड़की के बाहर फेंक दी। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से, बड़ी शान से, गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। हमारी किसकी ओर? लेखक की ओर। मानो कह रहे हो, मानो पर अनुस्वार नहीं आएगा, इसमें लिखा हुआ है, अगर आप लिखेंगे तो अनुस्वार नहीं लगाएंगे। मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका, कि देखो जो खानदानी रईस व्यक्ति होता है वो इस तरह से ही खाता है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। भी बहुत मेहनत की थी, एक नवाब है, इतनी तैयारी की खीरे के लिए, तो थक गए थे, तो वो लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तसली नहीं, तस्लीम। हमें तस्लीम में, सम्मान में अपना सिर नीचा करना पड़ा कि चलो व्यक्ति आराम कर रहा है तो हम भी आराम से बैठे रहें। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। जो उसने तैयारी देखी नवाब के द्वारा की गई कि ये तहजीब होती है खानदानी लोगों की, नफासत, कितनी स्वच्छता से इसने काम किया, और नज़ाकत कितनी कोमलता से, तो ये बात उसने विशेष उनकी ध्यान दी। अब लेखक कह रहा है कि हम गौर कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से, कि सिर्फ खीरे को लेखक नवाब ने सिर्फ सूंघा और कल्पना में उसका स्वाद ले लिया और उसी से वह संतुष्ट हो गए कि जैसे उन्होंने खा लिया हो। यह तो एक बहुत सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, कि सबसे हटकर यह तरीका है कि कैसे सिर्फ सूंघने से और कल्पना में स्वाद लेने से व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है, उसका पेट भर सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर की तृप्ति, पेट का भरना, तृप्ति अर्थात संतुष्टि। क्या पेट की भूख जो शांत हो सकती है? लेखक अभी यह सोच ही रहा था। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। शब्द लिखा है इसमें, शब्द आएगा, कि उनकी तरफ से एक आवाज़ आई, डकार ली उन्होंने बहुत बड़ी सी, जो पेट भरने पर आती है। और नवाब साहब ने हमारे देखकर कह दिया, लेखक की तरफ देखा और कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकील अर्थात भारी, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, अर्थात पेट भारी हो जाता है, जिसको पचाने में समय लगता है। जो चीज़ भारी होती है, तो जैसे हम कहते हैं पकवान, तली हुई चीज़ें तो पचने में थोड़ा सा समय अधिक लेती हैं, तो वैसे ही वो कहना चाहता है कि खीरा जो है थोड़ा भारी होता है, पचाने में कठिन होती है, कठिनाई होती है। अब नवाब की ये बातें सुनकर लेखक कहता है, ज्ञान चक्षु खुल गए, कि मेरे तो ज्ञान रूपी नेत्र खुल गए। रूपक अलंकार, ज्ञान रूपी नेत्र, क्या जानकारी मिल गई लेखक को? कि बगैर खाए पेट भर सकता है। पहचाना, कि वो पहचान जाते हैं, ये है नई कहानी के लेखक। व्यंग्य किया गया है इस पंक्ति में नई कहानी के लेखकों पर। क्यों किया गया है? कि जो नई कहानी के लेखक रहे हैं उनमें जो आवश्यक तत्व होते हैं कहानी के, जो होने चाहिए, वो नदारद होते हैं, गायब होते हैं। तो जो तत्व नहीं है तो कहानी कैसे बन सकती है, जो आवश्यक अनिवार्य तत्व है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि जब हमने खाया ही नहीं तो पेट कैसे भर सकता है।
तो इस घटना से वह नई कहानी के लेखकों पर भी व्यंग्य कर रहे हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से, कि हम सिर्फ सोच रहे, लेखक सोचे कि भाई मैंने कहानी लिख दी और ना उसमें कोई विचार है, ना घटना है, ना पात्र, तो ऐसा संभव है तो नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। जब बिना खाए पेट भर सकता है तो इनके बिना भी कहानी लिखी जा सकती है। और ऐसा कहकर वो प्रश्न छोड़ देते हैं पाठक के पास कि आप विचार कीजिए कि क्या यह संभव है। निस्संदेह संभव नहीं है। जब तक हम कुछ खाएंगे नहीं, पेट नहीं भरेगा। ऐसे ही अगर हमारा शरीर है तो इसके जितने अंग हैं वो अनिवार्य हैं। सब अंग जुड़कर ही पूर्ण शरीर बनता है। ऐसे ही कहानी के भी अंग होते हैं, तत्व होते हैं। जब वो सारे अंग मिलते हैं तब एक कहानी बनती है। तो यह पाठ छोटी सी घटना पर आधारित है, खीरे की घटना। इसमें दो पात्र भी हैं, लेखक और नवाब, और उनके लेखक अपने विचार भी हम तक पहुंचा रहा है। तो इसी पाठ में पात्र भी हैं, विचार भी हैं, घटना भी हैं, तब इसने एक रूप लिया है। तो इनके बिना तो संभव ही नहीं है कि कोई कहानी लिखी जा सके। तो थोड़ा सा प्रश्न अभ्यास पर गौर कर लेते हैं। प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन किन हाव भावों से महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने के लिए वो तनिक भी उत्सुक नहीं है। कि लेखक को देखकर नवाब की इच्छा नहीं है कि वो उनसे बातचीत करें, कि उनके चेहरे पर असंतोष का भाव दिखाई देना, खिड़की से बाहर झांकना, उनको उपेक्षा करना, आंखों में एकांत में विघ्न का भाव दिखाई देना, ये सब कारण थे जो लेखक को आभास हुआ कि वह उत्सुक नहीं है। दूसरा, कि नवाब साहब ने इतनी मेहनत से खीरे की तैयारी की, फिर उन्होंने बाहर फेंक दिया खीरे को, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा और ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। ऐसा क्यों किया होगा कि कोई बाहरी व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति यह न देख ले एक नवाब जैसा व्यक्ति तुच्छ सी वस्तु खा रहा है। दूसरा, वह खानदानी रईसी जो उनके तरीके रहे हैं, शैली, वो दिखाना चाहते हैं कि देखो खानदानी अमीर लोग तो ऐसा करते हैं। तो ये कौन सी प्रवृत्ति बता रहा है उनकी, कि वो थोड़े अहंकारी हैं। अहंकार होता है ऐसे लोगों में, घमंड है, कि वो अपनी स्वार्थी अहंकारी प्रवृत्ति को दिखाना चाहते हैं। और दूसरी बात जो हमें इसमें दिखाई देती है कि उन्हें खाद्य पदार्थ का महत्व भी यहाँ पर उन्होंने ऐसा सिद्ध किया है कि उनके लिए कम है। किसी भी खाने की चीज़ को ऐसे फेंकना उचित नहीं है। नहीं खाना था, किसी को दे देते, किसी गरीब को, वह खा लेता, फेंकने की क्या आवश्यकता थी। तीसरा प्रश्न, अभी हमने इस पर विचार किया कि बिना विचार घटना और पात्रों के क्या कहानी लिखी जा सकती है। आप यशपाल के इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं? जी हाँ, हम कहते हैं कि नहीं, इनके अभाव में कहानी नहीं लिखी जा सकती। हो सकता है आपको किसी पुस्तक में मिले कि हाँ लिखी जा सकती है, तो उसका आप तर्क से ही सिद्ध करके दिखाएं कि ये देखो इस कहानी में ना पात्र है, ना घटनाएं हैं, ना विचार, और कहानी बन गई। ऐसा आपको कोई उदाहरण मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने उदाहरण दिया कि जो छोटा सा पाठ यहाँ दिया गया है लखनवी अंदाज, इसमें भी पात्र और घटनाएं हैं। तो इनके अभाव में कहानी नहीं लिखी जा सकती है। कहानी के अनिवार्य तत्व जिज्ञासा, उत्सुकता, शिक्षा होने जरूरी हैं। आप इस निबंध को और नाम देना चाहें तो क्या देंगे? शीर्षक जैसे ढूंढना आता है अपठित गद्यांश पद्यांश में भी, तो इस निबंध को हम पाठ को नाम क्या दे सकते हैं? क्योंकि उसने सिर्फ सपने में खाया है, वास्तव में नहीं खाया, तो हम इसको हवाई भोज नाम दे सकते हैं, कि सिर्फ कल्पना में ग्रहण करना। क्यों? क्योंकि उसने कुछ खाया ही नहीं है। फिर आते हैं रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी का एक पूरा चित्र प्रस्तुत कर दिया है हमारे सामने, तो इसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। जो पाठ में दिया गया है दूसरे पृष्ठ पर है, पाठ में लखनवी अंदाज के दूसरे पृष्ठ पर, पृष्ठ संख्या 79 पर सबसे ऊपर, तो उसे सिर्फ आपको अपने शब्दों में लिखना है। फिर दूसरा इसका भाग है कि आप भी तो घर में ऐसी चीज़ें खाते होंगे, जैसे नवाब खीरा खा रहे हैं, तो आप क्या क्या चीज़ें और किस तैयारी के साथ खाते हैं वह आपको लिखनी है। चाहे वो तरबूज है, खरबूजा है, मूली है, गाजर है, टमाटर है, प्याज है, किसी भी चीज़ की तैयारी आप कैसे करते हैं। फिर इसमें प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कि खीरे के संबंध में नवाब साहब का व्यवहार जो है, उनकी सनक होता है किसी एक चीज़ की धुन हो जाना, उसी कार्य के पीछे पड़ जाना। तो आपने नवाब साहब जो नवाब रहे हैं और भी उनकी सनक और शौक के बारे में पढ़ा होगा, तो उनमें से किसी एक के बारे में आपने लिखना है अगर आपने कोई घटना सुनी है। और इसी से जुड़ता हुआ दूसरा प्रश्न है कि जो सनक है, क्या इसका कोई सकारात्मक रूप भी हो सकता है? यदि हाँ तो बताइए। तो सनक, जैसे मैं एक उदाहरण दे देती हूँ कि एक बार दो
नवाब थे तो उनके जीवन में शिष्टता का इतना महत्व होता है कि वो कहते हैं, रेलगाड़ी की इंतज़ार में खड़े हैं स्टेशन पर कि पहले आप चढ़ें, पहले आप चढ़ें। रेलगाड़ी का समय हो जाता है और आपके चक्कर में रेलगाड़ी निकल जाती है और वो दोनों वहीं खड़े रह जाते हैं। ये भी एक सनक है कि पहले आप, पहले आप। तो अब वो कहता है कि क्या सकारात्मक रूप हो सकता है? बिल्कुल होता है। अगर हमें सनक है स्वच्छता की, हम सफाई रखेंगे आसपास, देश की आज़ादी, क्रांतिकारियों के, शहीदों के जो सनक का भाव था उसी की वजह से हमें प्राप्त हुई। कोई भी खोज होती है, वैज्ञानिक जो कार्य करते हैं वह क्या है? सनक का ही तो परिणाम है। तो ये क्या सिद्ध करता है कि सनक का सकारात्मक रूप भी होता है। तो इसके साथ ही हमारा यह पाठ समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए पाठ के साथ, अथवा कविता के साथ, या व्याकरण के किसी अन्य भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।